हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो वर्क से रिलेटेड है। उसके कुछ टॉपिक हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। पहले वर्क की डेफिनेशन पढ़ेंगे, यूनिट्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वर्क पढ़ेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। इसके अलावा थोड़ा सा एनर्जी वाला पोर्शन देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके बाद इन पे जुड़े हुए कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अगर फोर्स हमने लगाया है और फोर्स की डायरेक्शन में ही बॉडी मूव कर रही है तो हमारा वर्क होगा पॉजिटिव, यानी इस वर्क ने हमें इस बॉडी को इधर को डिस्प्लेस किया है। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा जो वर्क होगा, वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी ना हो, फोर्स डायरेक्टली इस तरीके से ना लगाओ, अगर फोर्स हमारा इंक्लाइन लगा है, मान लीजिए इस तरीके से कुछ एंगल है हमारा, तो वह कैसे निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक होगा हमारा एफ कॉस थीटा, थीटा की डायरेक्शन में कॉस आएगा, इधर को साइन आएगा, एफ साइन थीटा। और मान लेते बॉडी हमारी इधर को डिस्प्लेस हुई है डी डिस्टेंस। तो यहाँ पे अब हमारे पास दो फोर्स है, एक तरीके से इसको भूल जाइए, इसके दो असिस्टेंट है, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं एफ कॉस थीटा इधर को लगा है और बॉडी इधर को ही डिस्प्लेस हुई है, तो इसी फोर्स का वर्क डन होगा। अब ये जो फोर्स है एफ साइन थीटा, तो इधर को तो बॉडी डिस्प्लेस हुई नहीं है, फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर को है ही नहीं। अगर फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन होगा हमारा जीरो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने इस बोर्ड को फोर्स लगा के डिस्प्लेस करने की कोशिश की, लेकिन अगर हमारा बोर्ड मूव नहीं हुआ तो हमारा वर्क डन क्या है, जीरो। फोर्स भी होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तभी वर्क होगा। फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वर्क नहीं होगा। एनीवे, तो यहाँ पे जो हमारा वर्क होगा एफ कॉस थीटा की वजह से वर्क होगा। कितना होगा, तो ये जो वर्क होगा इसकी वजह से मान लेते हैं हम इसको वर्क बोलते हैं W1, इससे निकलेगा और इससे निकलेगा W2। तो W1 जो होगा हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमारा है एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट है डी। इसको हम लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा और इसको लिख सकते हैं एफ डॉट डी। तो हमारा W1 आ चुका है एफ डॉट डी। एफ साइन थीटा का वर्क हमने कहा इसका W2 होगा, कोई बात नहीं। फोर्स हमारा कितना है, एफ साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट इसकी वजह से नहीं है, तो हमारा W2 कितना हो गया, जीरो। तो नेट वर्क कितना हुआ हमारा, W नेट। वर्क हमारी स्केलर क्वांटिटी है, W1 प्लस W2 के बराबर होगी, जो कि हो गई एफ डॉट डी प्लस जीरो, यानी कि एफ डॉट डी। यानी हमारा वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला हो गया एफ डॉट डी। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में है तो एफ डॉट डी करेंगे, और अगर स्केलर फॉर्म में है तो दोनों के मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और उनके बीच में एंगल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा निकलेगा एफ डॉट डी अगर हमारा फोर्स इंक्लाइन है तो। अदरवाइज एफ इंटू डी कर सकते हैं, तो हमारा ऐसे कर सकते हैं एफ डी कॉस थीटा, वेयर एफ इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स and d is the displacement of a body because of the force, and theta is the angle between force and displacement. पॉजिटिव हो सकता है वर्क हमारा, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। देखिए पॉजिटिव का मीनिंग क्या है कि अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इधर पे हमने फोर्स लगाया और इधर कोई डिस्प्लेसमेंट है, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, जीरो एंगल हुआ, है ना। तो हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या हुआ, एफ डी कॉस थीटा, यानी कि एफ डी कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, थीटा जीरो है, जीरो वैल्यू कितनी, 1, कॉस जीरो वैल्यू 1, यानी हमारा आंसर आया एफ इंटू डी, जो कि पॉजिटिव है। तो हमारा वर्क यहाँ पे पॉजिटिव आया। यहाँ पे देखेंगे अगर हमने ऑब्जेक्ट पे इधर को फोर्स लगाया, एनी हाउ डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसा हो रहा है, तो हम देखेंगे ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती देखेंगे, लेकिन अभी हमने देख लिया। चलो ऐसा कोई केस अगर बनता है तो एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। क्यों हुआ, फोर्स इधर को है, डिस्प्लेसमेंट इधर को, अगेंस्ट हो गए एक दूसरे के, इस तरीके से सिचुएशन है, इस तरीके अगेंस्ट, एक इधर है एक इधर है, 180 डिग्री है। तो यहाँ पे वर्क निकालेंगे एफ डी कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हमारा 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू होती है
-1, तो हमारा आंसर आया -F/d, तो वर्क हमारा आया नेगेटिव। और कभी अगर ऐसा हो जाए डिस्प्लेसमेंट मेरा जिधर को है, फोर्स उसे 90 डिग्री पे है, यहाँ पे हमने एंगल ले लिया 90 डिग्री, तो वर्क देखिए क्या होगा, W/F/d cos थीटा, थीटा हमारा इतना है, इनके बीच में इसमें और इसमें कितना एंगल है 90 डिग्री, cos 90 वैल्यू साइन 0 के बराबर, दैट इज 0, यानी कि वर्क हमारा हो गया 0। यानी कि बड़ा सिंपल टर्म में समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं, जिधर को फोर्स लगा है उधर को ही डिस्प्लेसमेंट है, वर्क पॉजिटिव, फोर्स लगा इधर नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट है, वर्क नेगेटिव, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल है तो वर्क डन हमारा 0 है। तो यानी कि फोर्स अगर हमारा मोशन की तरफ लगेगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, अगेंस्ट लगेगा नेगेटिव होगा, मोशन से 90 डिग्री पे होगा तो वर्क डन हमारा 0 होगा। तो 3 टाइप ऑफ वर्क, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। इसके बाद में आता है हमारा यूनिट, कि इसकी हमारे वर्क की यूनिट क्या होती है। देखिए वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए क्या बनता है हमारा, बताइए, मास इनटू एक्सेलरेशन, F बराबर ma, मास इनटू एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो मास के लिए लगती है यूनिट केजी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर। इसको या तो आपका है न्यूटन, इसको न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन मीटर, या तो बोलिए इसे क्या बोलेंगे, न्यूटन मीटर, न्यूटन डैश मीटर, या पूरे को कंबाइंडली बोलेंगे केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। इसको टर्म को या इस टर्म को या इस टर्म को दोनों को ही बोलते हैं जूल। तो इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं, वर्क की जो यूनिट हुई हमारी न्यूटन मीटर हुई, या कह सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर हुई, लेकिन इतना लंबा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको शॉर्टकट में जूल बोल सकते हैं। तो वर्क की हमारी जो एसआई यूनिट है वो है जूल। अच्छा सीजीएस क्या होगी, तो केजी की जगह ग्राम ले लेंगे, मीटर की जगह सेंटीमीटर और टाइम की जगह सेकंड का सेकंड ही रहेगा। यानी कि हमारी जो सीजीएस यूनिट होगी ये तो भैया हमारी हो गई है एसआई यूनिट। अगर सीजीएस यूनिट लेना चाहेंगे तो मास की जगह ग्राम की जगह क्या है, केजी किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर एक्सेलरेशन के लिए हो गई सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पे सेंटीमीटर, तो हमारा बना ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। इसको कंबाइंडली हम जो बोलते हैं दैट इज अर्ग। ये हमारी सीजीएस यूनिट है एनर्जी की। तो हमारी वर्क की जो यूनिट है एसआई यूनिट है जूल और सीजीएस यूनिट हमारी अर्ग। इनका आपस में भी एक रिलेशन होता है, वो भी पता होना चाहिए हमें। 1 जूल इंटू 10⁻⁻7 अर्ग, ये आपस में इनका रिलेशन है। जैसे एक पर्सन था, उसने एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉल थी, उसने ऊपर को थ्रो किया, ये बॉल ऊपर गई और वेलोसिटी लास्ट में 0 हो गई, फिर फाइनली वो नीचे आ गई बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन ने ऊपर को वेलोसिटी दी है, ये जाके यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और फिर जिस वेलोसिटी से फेंका है उसी वेलोसिटी से रिटर्न होगा। ओके, अब यहाँ पे पूछा जाए वर्क डन बाई पर्सन, वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। देखिए पर्सन ने ऊपर को फोर्स लगाया और बॉल ऊपर को ही गई है, तो यहाँ पे अगर हम कहें ये ए पॉइंट ले लें, ये बॉल बी तक गई है और रिटर्न करके सी पे दोबारा से उसी पॉइंट पे दोबारा से आई है। तो अगर मैं ए से बी वाला मोशन लेता हूँ तो वर्क डन बाई पर्सन, वर्क डन बाई पर्सन, बताइए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बताइए। तो पर्सन ने वर्क फोर्स ऊपर को लगाया तभी बॉल ऊपर गई होगी, ऊपर को ही फोर्स है, ऊपर को ही डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन बाई जो पर्सन जो भी बनेगा लेकिन बनेगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए भाई जो ग्रेविटी का वर्क है इस समय वो कैसा है, तो ग्रेविटी देखो लग रही है डाउनवर्ड, ग्रेविटी लग रही है m/g, जो वेट लग रहा है नीचे लग रहा है, लेकिन एनी हाउ बॉल तो ऊपर जा रही है इस समय, ए से बी मोशन की बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटी का वर्क हो गया नेगेटिव, लग रही है नीचे को लेकिन ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर को। तो यहाँ पे हम कहेंगे वर्क डन बाई जो ग्रेविटी हम लोग कहेंगे वो हमारा हो गया नेगेटिव, ठीक है। ओके, अब बी से सी मोशन देखते हैं, रिटर्निंग वाला पाथ, यानी कि अब वर्क डन बाई
पर्सन, जो मैन है या पर्सन है, उसका वर्कडन क्या है। इनफैक्ट देखिए, अब आप ये मत कहना उसका वर्कडन 0 है। इनफैक्ट पहले उसने काम किया था, अब वो काम एनर्जी के रूप में बॉल में स्टोर हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब वो बॉल हमारी रिटर्न हो रही है, तो पर्सन को वर्क मिल रहा है। पर्सन वर्क कर नहीं रहा है, कोई उसके लिए काम कर रहा है। बॉल आ रही है और उसको नहीं खींच के लानी पड़ेगी, कोई और लेके आ रहा है, ग्रेविटी लेके आ रही है, तो पर्सन को वर्क मिल रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे हम वर्क डन बाई पर्सन। तो पर्सन वर्क कर नहीं रहा, उसको मिल रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। और वर्क डन बाई ग्रेविटी देखिए क्या होगा इस समय। ग्रेविटी का वर्क डन क्या हो, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, बी से सी में बॉल को नीचे खींच रही है, बॉल नीचे ही आ रही है, तो ग्रेविटी नीचे को खींच रही है, नीचे ही आ रही है, तो वर्क डन ग्रेविटी का होगा पॉजिटिव। तो एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। यहाँ पे थोड़ा सा सेकंड केस में पर्सन वाला आपको देखना पड़ेगा कि पहले पर्सन ने वर्क करके यहाँ पे बॉल पहुंचाई थी, अब रिटर्न हो रही है, तो वो पर्सन को वर्क वो मिल रहा है। पहले किया था पर्सन ने, अब जो उसने किया था वो उसको बाद में रिटर्न के रूप में मिल रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे हम पॉजिटिव नेगेटिव को कंसीडर करते हैं कि भैया कौन सा है पॉजिटिव, कौन सा है नेगेटिव। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब यहाँ पे कांस्टेंट का मीनिंग क्या है। कांस्टेंट का मतलब है फोर्स हमारा अगर चेंज ना हो, जो भी अमाउंट है वो जो का त्यों रहे। 10 न्यूटन है तो 10 का 10 ही रहे, 11 या 12 ना हो, ना बढ़े ना कम हो, उससे कहेंगे कांस्टेंट फोर्स। एग्जाम्पल के लिए हमारा एक ब्लॉक रखा हुआ है और पुली से बंधा हुआ है, अब पुलिस को खींच रही है। मान लीजिए 5 kg का मास है यहाँ पे जो हैंगिंग है, तो यहाँ पे ये कितना पुल कर रहा होगा नीचे। अगर ग्रेविटी में एम मास ग्रेविटी में होता है तो m इंटू जी लगता है, तो 5 है तो यहाँ पे कितना लगेगा 5g, और g की वैल्यू अगर हम 10 ले लें तो यहाँ पे 50 न्यूटन का नीचे फोर्स हो गया। तो इस वाले ब्लॉक को अगर मैं इसको a बोलूँ, a वाले ब्लॉक को जो b वाला ब्लॉक है हमारा वो नीचे को 50 न्यूटन से खींच रहा है। और चाहे ये यानी कि ये a हमारा इधर आएगा, b हमारा नीचे ऐसे, मतलब ये b नीचे आएगा और ये a हमारा ऐसे आएगा। लेकिन जो फोर्स है, खिंचाव वाला फोर्स है, वो मेंटेन रहेगा, 50 का 50 ही रहेगा। तो इसको कहेंगे इस वर्क ने इस फोर्स ने इस बॉडी को जितना डिस्प्लेस किया है तो कुछ ना कुछ वर्क होगा हमारा। और लेकिन वो फोर्स जो वर्क है हमारा, वो जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट फोर्स ने जो भी वर्क करा होगा वो हमारा निकलेगा। तो अगर कोई डायग्राम ऐसा है तो पता चलेगा भैया ये कांस्टेंट फोर्स है। और अगर डायग्राम ऐसा है, ग्राफिकली हम बात करें तो हम कह सकते हैं ये हमारा डायग्राम है वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स का। ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमारा, तो मान लेते हैं ये कोई सिचुएशन है, ये 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ये मीटर में है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स हमारा न्यूटन में है। और हम अगर समझना चाहें तो हम कह सकते हैं भाई ये हमारा जो मैग्नीट्यूड है ये 5 न्यूटन, यहाँ पे 10 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड फोर्स का 10 ही है। मैग्नीट्यूड ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ये ग्राफ हमारा क्या है, किस मोशन को शो कर रहा है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क तो होगा, और हमारा कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। तो ग्राफिकली कभी ऐसा है तो हम कहेंगे ये हमारा एक वर्क डन का केस है जिसमें कांस्टेंट फोर्स है, और अगर हमारा सिस्टम के रूप में है तो ऐसा है। दोनों का मीनिंग एक ही है, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। तो अगर हमारा यहाँ पे पूछा जाए वर्क कितना है तो हम कहेंगे भैया वर्क जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का नॉर्मल फार्मूला लगेगा। वेक्टर फॉर्म में आपको पता है W बराबर एफ डॉट डी लगेगा हमारा, ठीक है। तो W बराबर एफ इंटू डी, ठीक है। ये हमारा एफ डी, यानी कह सकते हैं एफ डी कॉस थीटा वाला फार्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो वर्क हमारा वो है स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है वर्क की। पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते इधर को पॉजिटिव इधर को नेगेटिव, कि जे अलॉन्ग एक्स एक्सिस की पॉजिटिव ही होगा या ऐसा होगा। आपको इसका साइन प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड है लेकिन इसमें वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं है। इसके लिए क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी है। इस केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और नेट डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, हम यहाँ पे वर्क निकाल सकते हैं। यहाँ पे केस देखते हैं, दो बॉडीज हमारी m1 m2, उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारी r है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जो एक दूसरे की तरफ लगेगा, सेंटर टू सेंटर इधर पे लगेगा इधर लगेगा, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये हमारा कैसा है, अगर क्या हमारा वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट फोर्स है। देखते हैं
एफ ग्रेविटेशन हमारा क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होता है, G m1m2/r²। तो आप देख सकते हैं अगर ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे, अगर ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से पास आए, अगर पास आए तो डिस्टेंस हमारी क्या होगी, कम होगी। डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स हमारा कम होगा, सॉरी डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स हमारा बढ़ेगा। तो ये हमारा फोर्स जो है डिस्प्लेस, इनके बीच में जो सेपरेशन उस पर डिपेंड करेगा। ये ऑब्जेक्ट पास या दूर आएंगे तो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आर पे डिपेंड है, ये चेंज होगा। चेंज होने का मतलब है ये फोर्स है जो ग्रेविटेशन इस समय, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। इनके बीच में अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स हमारा बढ़ेगा। तो जो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है इन बॉडी के बीच में, ये कैसा हमारा, ये हमारा वेरिएबल फोर्स है। तो हमने एक तो देखा है कि वेरिएबल फोर्स होगा कौन सा, जो डिस्टेंस डिपेंडेंट हो, उनके बीच सेपरेशन डिपेंडेंट हो, या टाइम डिपेंडेंट हो। एग्जांपल के लिए या इस तरीके से कभी लिखा F बराबर x प्लस x² समथिंग, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा ही होगा। या कुछ ऐसा है कि कोई 3t² समथिंग, टाइम पे डिपेंडेंट है, किस तरीके कोई इक्वेशन बना रखी है। तो ये भी हमारा क्या है, ये दोनों ही एग्जाम्पल हमारे क्या हैं, वेरिएबल फोर्स के एग्जाम्पल हैं। तो इक्वेशन से तो ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगर ग्राफिकली पूछा जाए तो कैसा होगा, ग्राफिकली में जैसे मैंने कहा ये फोर्स है और हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स को हमने न्यूटन में मेजरमेंट करना है और डिस्प्लेसमेंट को मीटर मान लीजिए। तो फोर्स हमारा वेरिएबल का मतलब है चेंज हो रहा है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, कोई भी चीज़ यही है। मान लो एग्जाम्पल के लिए क्या है, ये हमारा इंक्रीजिंग फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स हमारा बढ़ रहा है। तो चाहे बढ़े चाहे कम हो, कांस्टेंट तो नहीं है ना। तो ये एग्जाम्पल हमारा वेरिएबल फोर्स का। इस केस में फोर्स हम निकालते कैसे हैं, तो क्या करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ से यहाँ तक, इस जगह से इस जगह तक देखेंगे, इन पॉइंट के बीच देखो फोर्स, जैसे मैंने कहा इस पॉइंट पे चेक करिए, इस पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स की मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे फोर्स की मैग्नीट्यूड है। आप देख सकते हैं अच्छा खासा वेरिएशन है, फोर्स में काफ़ी चेंज आया है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सेपरेशन ले लें, मैं कहूँ एक छोटी सी स्ट्रिप ले लूँ, छोटी सी स्ट्रिप जिसकी लेंथ हो dx, इस dx लेंथ में जो फोर्स हम मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इस स्ट्रिप का जो हमारा एरिया बनेगा वो वर्क डन होगा इस फोर्स का इस सेपरेशन में, F इंटू dx। ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप अगर हम ले लें तो हम यहाँ पे हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे जो वर्क हमारा बनेगा, वर्क बनेगा इंटीग्रेशन F dx। देखिए पहले भी हमने क्या किया था, जो वर्क था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो हमारा जो ग्राफ बना था उसका जो एरिया था वही हमारा वर्क था। तो यहाँ पे अगर हमारा फोर्स वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं भी है, तब भी हमें एरिया ही निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, छोटी छोटी स्ट्रिप ले लेंगे और हर स्ट्रिप पे फोर्स को कांस्टेंट मानेंगे, dx सेपरेशन में फोर्स को मानेंगे कांस्टेंट। तो एक स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप है, बहुत सारी ऐसी स्ट्रिप आएंगी। सब स्ट्रिप, जितनी सारी स्ट्रिप हैं उन सबको अगर हम समेशन कर दें तो नेट एरिया आएगा, वही हमारा वर्क डन होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो फॉर्मूला कुछ हमारा इंटीग्रेशन करके सॉल्व करके आएगा वर्क। अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है तो हमारा वर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू dx। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का अलोंग वाई एक्सिस है तो वर्क का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन F dy। अगर दोनों को कॉम्बिनेशन है, dx मतलब अलोंग एक्स एक्सिस भी मोशन हो रहा है, थोड़ा सा अलोंग वाई एक्सिस भी हो रहा है, तो हमारा जो यहाँ पे dx और dy का कॉम्बिनेशन आएगा वो हम देखेंगे कैसे आएगा। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि अगर हमारा कांस्टेंट फोर्स है तो हमारा फॉर्मूला है W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारा वेरिएबल फोर्स है तो F dx, बशर्ते मोशन हमारा अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है। अगर हमारा मोशन अलोंग एक्स एक्सिस नहीं हो रहा है तो हम करेंगे वाई एक्सिस हो रहा है तो F dy कर देंगे इस तरीके से। ये हमारे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का तरीका है, यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम समझने से पहले हमें समझना होगा काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फिर उनका वर्क के साथ रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज बिकॉज ऑफ द
मोशन ऑफ अ बॉडी। अगर एक बॉडी है, हमारे m मास की बॉडी है, उसमें v वेलोसिटी है, तो हम कह सकते हैं मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो हमारी है हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी हमारी इस बॉडी के पास है। यूनिट क्या होगी, इसकी भी यूनिट जूल होगी। कैसे, अगर यूनिट निकालते हैं तो हाफ की तो कोई यूनिट नहीं होगी, ये तो कांस्टेंट है। मास के लिए केजी आ गई। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर बाई सेकेंड, इसका स्क्वायर है हमारा, तो हो गया केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। इसको कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं जूल। तो बॉडी के पास उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा सेकेंड टॉपिक हमारा पोटेंशियल एनर्जी। इट इज बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। मान लीजिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट हमारा h हाइट पे है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, m मास हमारा ग्रेविटी में है, h हाइट पे है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, आपने फॉर्मूला सुना होगा, दैट इज mgh। ये हमारी उसकी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। इसकी यूनिट देख लेते हैं। मास के लिए केजी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, हाइट के लिए मीटर, तो हो गया केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, अगेन दैट इज अ सेम, दैट इज अ जूल। तो भाई एनर्जी कोई सी भी हो हमारी, चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, दोनों की यूनिट हमारी क्या है, जूल है। काइनेटिक का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल का mgh। वर्क एनर्जी थ्योरम समझने का मीनिंग है, एक हमारे पास सिस्टम है, अगर इस सिस्टम पे हम कुछ वर्क करेंगे तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी अप हो जाएगी, है ना। तो किसी सिस्टम की जो भी एनर्जी है, वाट एवर द एनर्जी, जितना हम वर्क करेंगे उतनी ही एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इसको कहते हैं कहीं ना कहीं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क और एनर्जी आपस में कोरिलेटेड है। जितना हम सिस्टम पे वर्क करेंगे उसकी एनर्जी उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने इस पर क्या कुछ वर्क किया, प्लस वर्क किया, तो जो सिस्टम की जो एनर्जी है वो हमारी इंक्रीज कर जाएगी। यानी अगर सिस्टम पे वर्क करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी अप होगी, अगर सिस्टम वर्क करेगा हमारे लिए तो एनी हाउ सिस्टम की एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं, इफ वी वर्क ऑन अ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज, एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज। अच्छा, कितनी इंक्रीज करेगा बताइए, जितना वर्क किया है, ना कम ना ज़्यादा। तो अगर आपने 10 जूल वर्क किया है तो एनर्जी भी 10 जूल हमारी इंक्रीज होगी। और अगर सिस्टम ने, एक सिस्टम है, उसने 10 जूल एनर्जी वर्क कर दिया तो उसकी एनर्जी भी 10 जूल वर्क कम होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मेरी एनर्जी मान ली 100 जूल है, मैं 20 जूल का वर्क कर रहा हूँ, तो 20 जूल जब मैं वर्क कर चुका हूँगा तो मेरी एनर्जी कितनी बचेगी, 80 जूल। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। चलिए अब हम यहाँ पे केस लेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, इस पर मैंने फोर्स लगा के इसको हमने डिस्प्लेस किया, एक जगह से दूसरी जगह लेके गए हैं, डी डिस्प्लेसमेंट लिया है हमने, ठीक है। हमने फोर्स लगा के ऐसा डिस्प्लेसमेंट किया है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले v1 थी, अब वेलोसिटी v2 है, और हमने फोर्स लगा के ये एक डिस्प्लेसमेंट d हमने लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कितना हमारा इंक्रीमेंट होगा एनर्जी में। तो भैया वर्क और एनर्जी हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पे हमें देखेंगे कि जितना वर्क करेंगे उतनी ही एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी। तो वर्क कितना होगा सिस्टम पे, हम देखते हैं वर्क कितना होगा। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है, हमने फोर्स लगाया, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो मैंने कहा वो वेलोसिटी v2 है। अब v1 से v2 होते होते ऑब्जेक्ट हमारा इतना डिस्प्लेस हो चुका है, तो हमें निकालना है कि हमने सिस्टम पे कितना वर्क किया। तो वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट हमारा डी हुआ, कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब हम यहाँ पे डी को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, और ये डिस्प्लेसमेंट है। यू वी एस क्या बनेगा फॉर्मूला, यानी कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as हमें लगाना पड़ेगा। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v2,
यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v1 प्लस 2a, और एस कितना हमारा, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट डी। तो यहाँ से डी निकाली, देखिए क्या बनेगा डी हमारा, देखिए डी इक्वल टू हो गया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। ये वैल्यू जो है डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए क्वेश्चन 1 में, तो बनेगा एम ए, डी हो गया हमारा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, ए से हमारा कट जाएगा ए, तो देखिए क्या बचा हमारा 1/2 m, यानी हाफ m, ये बना हमारा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम v2 स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ओके, और ये क्या है, ये वाली कौन सी एनर्जी है, हाफ एम v1 स्क्वायर, ये इस समय की काइनेटिक एनर्जी है, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो हमारा ये आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम का जो एक्सप्रेशन है कि वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो हमारा मोशन है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि किसी सिस्टम पे जितना वर्क करेंगे वो उसकी एनर्जी के बराबर होगा या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, बशर्ते सिस्टम हमारा हॉरिजॉन्टल वाले मोशन में मूव कर रहा हो। अगर वर्टिकल मूव कर रहा है या किसी और तरीके से, तो जितना वर्क करेंगे उसकी एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। वो काइनेटिक एनर्जी शब्द ना यूज करके हम कहेंगे चेंज इन एनर्जी। जिस सिस्टम पे जितना काम करेंगे उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी, ये मतलब है। तो अगर हमने 10 जूल वर्क किया है तो सिस्टम की एनर्जी में जो इंक्रीमेंट होगा 10 जूल ही होगा, वो चाहे काइनेटिक की फॉर्म हो या पोटेंशियल की फॉर्म हो। तो खैर हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कहेंगे वर्क ऑन अ सिस्टम, वर्क जो है वर्क ऑन अ सिस्टम इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी।